हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि ये मुग़ल वंश के लिए थर्ड वीडियो। अब मैं छोटी छोटी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लूँ। तो बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये थर्ड वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मुग़ल वंश में, तो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया? तो कौन थे अकबर ने जिसको दान किया? गुरु रामदास। तो अकबर, तो मैं तो अकबर हैं तो उन्हीं से याद कर लेता हूँ, रामदास। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ दिखाया गया है कि इसी के बाद में जो है अमृतसर नामक शहर बसाया गया। ठीक है ना। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पैतृक पद, गुरु का जो पद था उसको क्या बना दिया था? पैतृक बना दिया था। तो ये 2 फैक्ट थे। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इबादत खाना 1575 में जो है, तो इबादत खाना मतलब जहाँ सभी लोग आकर बैठते करते थे, तो यह जो है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कहाँ? फतेहपुर सीकरी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था? इलाही है तो इतना आसान है, ये पीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो इलाही, दीन इलाही धर्म की तरह कौन होंगे? यहाँ अकबर साहब होंगे। तो कब हुआ ये इसको याद रख लेना। ठीक है ना। यहाँ लिखा है सिक्के के प्रकार, मोहर 9 रुपये के बराबर। संसव, सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन था? संशव। यहाँ कई फैक्ट हैं, याद कर लेना। ठीक है ना। एक मोहर हुआ करती, एक संसव हुआ करता, जो सबसे बड़ा सिक्का हुआ था। ठीक है ना। इलाही, सोने का गोल आकार का सिक्का जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। रहस्य, गोल और चौकोर दोनों था। आत्महा, ये कौन था? तोले का, 25 तोले का। और बिनसात, चगुल तथा लाल ए जलाली, ये सारे सोने मतलब सिक्के हैं, इनके बारे में आप याद कर लीजिए। यहाँ एक यहाँ दिया है आयन अकबरी अबुल फजल ने। आयन अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। ठीक है ना। और इसी में इसका विवरण दिया गया मुद्राओं के बारे में। तो निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक इतिहास है? तो किसमें है ये? मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब एवं उत तवारीख में। ठीक है ना। सबुक्तगीन ने लिखी है। यहाँ लिखिए मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूं द्वारा लिखित ग्रंथ है। ठीक है ना। क्या लिखा है कि मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी। तो यहाँ याद रखना आप, किसने है? अब्दुल कादिर बदायूनी। यहाँ नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस श्रृंखला में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? तो कौन है ऐसा काम करने वाला? औरंगजेब। तो ये औरंगजेब कुछ महान काम है। सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल में ही विद्यमान था। यह प्रथा विशेष रूप से राजपूतों में प्रचलित थी। दिल्ली के सुल्तानों ने अपने समय में इसे रोकने का प्रयास किया। मध्यकालीन भारत में मोहम्मद तुगलक द्वारा पहला शासक था जिसने इसे रोकने का प्रयास किया। मुगल काल में अकबर ने भी इसे रोकने का प्रयास किया। औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसने स्पष्ट रूप से फरमान जारी करके अपने साम्राज्य में सती प्रथा को जो है बैन कर दिया। औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध है। तो फतवा ए आलमगीरी में क्या है? ये कानून है, यानी कि लॉ है ये। ठीक है ना। औरंगजेब के समय लिखी पुस्तक फतवा ए जहाँ आलमगीरी का संबंध कानून की सहायता से। फतवा ए आलमगीरी राज्य कला, सामान्य नैतिकता, सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति, न्याय और दंड पर एक शरीयत आधारित संकलन है। इस संकलन को व्यापक रूप से इस्लामी न्याय शास्त्र के क्षेत्र में सबसे अच्छी तरह से संगठित कार्यों में से एक माना जाता है। तो आगे बढ़ते हम अकबर की विजयों से संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 37 की ओर हैं। अब हमको इन्हें यानी कि जो है व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो आप सभी इनके बारे में जानते ही होंगे। सबसे पहले क्या थी? सिंध की विजय। और कब हुई थी? 1591 में। ठीक है ना। तो पहले सिंध विजय, उसके बाद उड़ीसा विजय जो है 1592 में। तो यहाँ मैं 92 लिख देता हूँ खाली। तो 1592 में हुई थी ये। और बलूचिस्तान की विजय 1595 में। कब? 95 में। और ये कांधार जो है, ये कांधार भी जो है 1595 में ही है। तो
तो इस हिसाब से आप मैच कर लीजिए। पहले 91 यानी कि दूसरा पहला और चौथा तीसरा। तो इस हिसाब से देखते हैं, ये बी ऑप्शन हमारा जो है वो राइट हो जाता है। बाकी हम पढ़ते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो कौन था ये? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है, तो मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। पेलसर्ट आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष भी था। उसने अपनी पुस्तक रेमांस ट्रिनिटी में बयाना के नील उत्पादन का अत्यंत विस्तृत जो है वर्णन किया है। तो आगे बढ़ते हैं 39 की ओर। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है, ये हमको बताना है। तो ये अब्दुल समद, मैंने तो समद वगैरह आ जाते थे इस तरह से 10-20 ऐसे करके कुछ रट्टाफिकेशन मार लिया था। तो ये मंसूर, मनोहर और अबुल हसन जो है तीनों जहांगीर के काल के, लेकिन अब्दुल समद जो हैं ये इनके काल के नहीं थे। तो देखते हैं, जहांगीर के काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये UPPSC में भी पूछा गया है, 2021 में GIC में पूछा गया है, ठीक है ना। और UPSC में भी एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, शायद आई थिंक 2019 या 20 के UPSC IAS के पेपर में जो है ये पूछा गया था कि जो है चित्रकला का स्वर्णिम काल किस मतलब जो है किसके शासनकाल में पहुंचा। तो जहांगीर का शासनकाल जो था वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार मंसूर, मनोहर, अबुल हसन, बिशनदास, फारूक बेग आदि प्रमुख थे। ख्वाजा अब्दुल समद कसके अकबर के काल के जो है चित्रकार हैं, ठीक है ना। टकसाल का अधिकारी बनाया गया था इन्हें। तो यहाँ अब जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज्जमा, ये फैक्ट है, थोड़ा मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पढ़िए, ये थोड़े अच्छे फैक्ट्स हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ आपके साथ। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज्जमा और मंसूर को कौन सी दी थी? मंसूर नादिर उल अस्त्र, मंसूर को किसको? अस्त्र दिया, ठीक है ना, की उपाधि दी। जहांगीर ने हेरात के आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की, ठीक है ना। तो कई यहाँ पर क्वेश्चन मिल गए। उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहाँ के कौन से पुत्र ने बहादुरपुर में के युद्ध में लड़ाई की थी? तो किसने की थी? शाह शुजा। किसने की थी? शाह शुजा ने। तो आगे बढ़ते हैं हम। नूरजहाँ ने अपनी पहली पुत्री लाडली बेगम का विवाह निम्नलिखित किस शहजादे से किया था? तो किससे शहजादे से किया था? ये शहरयार था, और ये किसका है? नूरजहाँ की पुत्री है, ठीक है ना। कौन सी? लाडली बेगम। तो लाडली बेगम का विवाह किसके साथ हुआ? शहरयार के साथ। किसकी बेटी थी? नूरजहाँ की। तो यहाँ पढ़ लेते, नूरजहाँ का वास्तविक नाम कौन सा? मेहरुन्निसा था। उसके पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग था, जो तेहरान का मूल निवासी था। 1594 में मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली बेग से हुआ। वह ईरानी मूल का था। 1607 में एक विद्रोह के दौरान अली कुली की हत्या कर दी गई। उसके बाद मेहरुन्निसा और उसकी बेटी लाडली बेगम को मुगल हरम में लाया गया, जिसके बाद 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा का विवाह जहांगीर से हो गया था। जिसके बाद जहांगीर ने उसे नूरजहाँ की उपाधि, ठीक है ना। मेहरुन्निसा को जो है नूरजहाँ की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। दरबार में सक्रिय भूमिका के चलते उसने खुर्रम को अपने रास्ते से हटाने के लिए जहांगीर के कमजोर बेटे शहरयार से जो है क्या कर दिया? अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह कर दिया। नेक्स्ट बढ़े, अकबर के दरबार में कौन से सुविख्यात सुलेखक था जिसे जरी कलम की उपाधि दी गई? तो जरी कलम की उपाधि किसे दी गई? मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर हम 43 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43, मुगल सैन्य व्यवस्था में अहदी क्या था? तो अहदी क्या था इसके बारे में पढ़ते। तो अहदी क्या था? शाही घुड़सवार। क्या चीज़? अहदी। ऐसे से शब्द हैं, तो पढ़ते हैं। अहदी सैनिकों को बादशाह के सैनिक भी कहा जाता था, क्योंकि इनकी भर्ती अस्त्र शस्त्र वेतन भत्तों की व्यवस्था बादशाह द्वारा की जाती थी। इसी कार्य के कुशल संचालन के लिए एक पृथक दीवान एवं बख्शी नियुक्त किया गया, ठीक है ना। जैसे ही बख्शी आए वही समझ जाना सैन्य से संबंधित है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखा दाखिली सैनिक। तो दाखिली सैनिक की भर्ती भी अहदी सैनिकों की भांति बादशाह द्वारा की जाती थी, मगर इन दाखिली सैनिकों की भर्ती करने के उपरांत विभिन्न मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। तो यहाँ 1600 में क्वेश्चन नंबर 44, 1600 में जब्त को
समग्रता कहाँ नहीं अपनाया गया था? तो कहाँ नहीं अपनाया गया था? गुजरात में नहीं अपनाया गया था। यहाँ बढ़ते हैं आगे। मुगल पद प्रणाली को क्या क्या कहा जाता था? अभी हम लोग पढ़ के आए मनसबदारी प्रथा, ठीक है ना। किसने? अकबर के शासनकाल में। मनसब का अर्थ था पद या श्रेणी होता था। इस प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रथा अकबर ने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां से ग्रहण की थी। तो आ जाए कि अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली? तो मंगोल आक्रमणकारी, ठीक है, यानी कि मंगोलों से ली थी, ठीक है। यहाँ से पढ़िए। महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रम के अनुसार जो हमें व्यवस्थित करके दिखाना है। तो कालक्रम के अनुसार हम व्यवस्थित करके दिखाएंगे। टोडरमल तुम आप जानते ही हैं, कृषि के महाशय। तो यहाँ सबसे पहले हम मिलाते हैं जलाल खां। कौन? पहले नंबर पे आते हैं जलाल खां। जलाल खां कितने? 1572 में। कब? 1572, ठीक है ना। और पर जलाल खां के बाद हमारे आते हैं मान सिंह 1573 में, यानी कि मान सिंह ये कब थे? 73 में, ठीक है ना। और मान सिंह के बाद भगवंत दास, ये 73 में ही थे। भगवंत दास ये अक्टूबर में, ठीक है ना। तो यहाँ अक्टूबर 73 में। और उसके बाद बचते हैं टोडरमल। तो टोडरमल कब होते हैं? ये भी जो है ये, लेकिन ये दिसंबर जो है, ठीक है ना, दिसंबर 1573 में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो इस हिसाब से आप मैच कर लेना, ठीक है ना। पहले जलाल खां, यानी कि डी पहले आता है। तो डी पहले आता है, इसी हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन यानी कि जो है राइट आंसर डी हो, यानी कि सी हो जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर की ओर। यहाँ है, किसने भारतीय शिल्पकारों को बारूद बनाने की तकनीक सिखाई? तो किसने सिखाई थी भारत को जो है बारूद बनाने की तकनीक? मुगलों ने, ठीक है ना। यहाँ भारतीय इतिहास में बारूद का प्रयोग पहली बार मुगलों ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में किया। किस किस के बीच में? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ मुगलकालीन भारत में दस्तूर उल अमल क्या है? पर दस्तूर उल अमल किस विषय से संबंधित था? तो दस्तूर उल अमल की घोषणा, हाँ, किससे संबंधित था? ये प्रशासनिक नियमावली से संबंधित था, ठीक है ना, प्रशासनिक नियमावली। तो दस्तूर उल अमल की घोषणा अकबर द्वारा 1582 में किया गया था। कब किया गया था? 1582 में। इसकी डेट याद रख लेना, छुट्टी हो जाएगी 1582 में। यहाँ देखिए, मुगल काल में दीवान ए बयूतात का क्या कार्य था? अभी तो हम पढ़ के आए थे दीवान ए बयूतात के बारे में, ठीक है ना। इससे पहली वाली वीडियो मैंने बताया था कि दीवान ए बयूतात क्या था। तो दीवान ए बयूतात क्या था? कारखानों की देखरेख करने वाला। ये रिपीट कर दिया गया है। मुगल शासन के अंतर्गत प्रशासन का प्रत्येक ब्यौरा लिपिबद्ध किया जाता है। इसमें स्याह हजूर था। तो स्याह हजूर क्या था? ये था दरबार की दिनचर्या की जानकारी देने वाला। तो नेक्स्ट बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि मुगल काल में सयूर गाल का तात्पर्य था। तो ये कौन था? लगान मुक्त जमीन, ठीक है। अब मैं आंसर ही बताते चलता हूँ डायरेक्ट, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ना है कि सयूर गाल भूमि को क्या बोलता था? मदद ए मास कहा जाता था। ये भूमि अनुदान के रूप में विद्वान धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को दी जाती थी। ये भूमि लगान मुक्त हुआ करती थी। इसी तरह की भूमि अनुत्पादक होती थी तथा इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। मिल्क माने जो है अनफर्टाइल भूमि होती थी। मुगल काल में अधिकांश बाग या बगीचे लगवाए गए। तो किसने लगवाए बाग बगीचे? ये जहांगीर ने लगवाए, ठीक है ना। वैसे भी उसे चित्रकला का शौक था। मुगल काल में बाग बगीचे लगाने की शुरुआत सर्वप्रथम बाबर द्वारा शुरू की गई थी, जिसने भारत की जलवायु के अनुरूप अपने आराम के लिए प्रकृति को सुंदर बनाने का कार्य भी किया। चार बाग प्रणाली के बारे में आप पढ़ते होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 1580 ईस्वी में अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? यानी कि 1580 तक की बात करता है। तो कितने थे? 12 में था, ठीक है ना। कितने? 12। तो आगे बढ़ते हैं। दानदेश को खानदेश के लिए नाम किसने दिया? तो दानदेश को खानदेश का नाम किसने दिया? ये अकबर ने। तो यहाँ पढ़ते हैं, खानदेश ताप्ती नदी की घाटी में स्थित है, ठीक है। जानते भी होंगे आप ज्योग्राफी के बाद, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है ना, धनुष घाटियाँ हैं। तो वही खानदेश ताप्ती नदी की घाटी में स्थित है। खानदेश फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गया और यहाँ के सूबेदार मलिक राजा फारूकी क्या था? मलिक राजा फारूकी ने
स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके 1599 में खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर स्वयं को अकबर ने आक्रमण किया और वहाँ का सूबेदार अपने प्रिय पुत्र दानियाल को बनाया। इसी के नाम पर उसका नाम दानदेश भी रखा गया था। निम्न किस शासक ने सजदा एवं पैबुस, तो सजदा पैबुस तो ये जो है सजदा पैबुस की प्रथा शुरू किसने की थी, ये बलबन ने। ख़त्म किसने कर दी, तो यहाँ पढ़ते हैं कि इसको जो है इस प्रथा को ख़त्म जो है किसने किया था, तो किसने किया था, शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने इस प्रथा को जो है बंद करवा दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 56। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने की, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की, औरंगजेब। 500 बीघा जमीन किसने दी थी, तो वो अकबर था। किसको दी थी, रामदास को थी। तो आगे बढ़ते हैं। फरीद जो है निम्न में से किस मध्यकालीन शासक का वास्तविक नाम था, तो फरीद नाम था किसका, शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लीजिए। और शेरशाह सूरी के प्रारंभिक नाम कौन था, फरीद। उसका पिता हसन खां। बिहार में सैसराम यानी ख्वासपुर। अब आ जाए कि ये शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में ही है। ठीक है, बाकी अगले पढ़ते रहिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर से संबंधित नहीं है, तो बाबर से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ये आप जानते ही बिलीग्राम वाला नहीं है, ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में था। ठीक है ना, तो यहाँ ये घाघरा, खानवा, ये चंदेरी, ये सारे के सारे युद्ध जो है इससे संबंधित हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर औरंगजेब ने नश्वर शरीर का दफन हुआ, तो कहाँ पर हुआ इसका, खुलदाबाग। यहाँ पढ़ते हैं। औरंगजेब ने अपनी संकीर्णता के कारण स्वधर्मियों के साथ भी अत्याचार किया। वह सूफी धर्म को मानने वालों को से घृणा की दृष्टि देखने लगा और सरमद नामक सूफी संत का वध कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। अपने 50 वर्ष के शासनकाल में न ही वह एक सफल शासन सिद्ध हुआ और न ही वह ताजमहल या तख्ते ताउस जैसी किसी अमर कृति का निर्माण कर सका। खैर ये तो इतिहास का मुद्दा है जो रिसर्च करते हैं। निम्नलिखित में से किसे शाहजहाँ ने सितंबर 1657 में अपनी बीमारी के कारण औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी के युद्ध को टालने हेतु मनोनीत किया, तो किसे नियुक्त किया, दादा शिकोह को। ठीक है, शाहजहाँ ने के बीमार होने पर मुगल सत्ता के पाने में उसके पुत्रों में भयंकर युद्ध हो गया। तो उसी में जो है दादा शिकोह मारा भी जाता है। ठीक है ना, इसका भाई मार देता है इसको औरंगजेब। तो निम्नलिखित में से शाहजहाँ के किस पौत्र या पौत्रों का विवाह औरंगजेब की पुत्री या पुत्रियों से हुआ, तो किसका विवाह हुआ, ये है हमारा सिपीर शिकोह, दादा शिकोह का पुत्र, और इजीद बख्श मुराद, तो ये दोनों से। ठीक है ना, हाँ सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग दो पक्षों में एक द्वारा हुआ। ठीक है, दो पक्षों में से एक ने जो है क्या किया था, तोप का प्रयोग किया था। तो कौन था ये, 1526 में जो है किसने किया था, बाबर ने। कौन सा युद्ध था ये, वही युद्ध था जिसमें बोला जाता है कि इब्राहिम लोदी को जो है मार के पानीपत के युद्ध में जो है बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सत्तारूढ़ होने पर सम्राट औरंगजेब कहलाया, तो कौन सम्राट औरंगजेब कहलाया, तो ये आप जानते हैं सब, महीउद्दीन मोहम्मद। तो महीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म दोहद में 3 नवंबर 1618 में हुआ था। शाहजहाँ और मुमताज़ की छठवीं संतान। अरे इन सब के बारे में जानने से कोई नहीं कि कौन सी संतान कितने नंबर की थी, कोई मतलब नहीं इनसे। निम्नलिखित में से कौन प्रबल विरोधी था या थे जिन्होंने बैरम खां के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, तो ये अकबर की दाहिमा माहम अनगा अदम खां, और ये जीजी अनगा एवं उसकी पति शमशुद्दीन अतक खां। तो ये सारे के सारे इसमें षड्यंत्र में शामिल थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। औरंगजेब ने किसके खिलाफ धन के वित्त पोषण के लिए बंगाल में राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने निर्णय लिया। ठीक है ना, किसको सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया, तो ये मराठों। ठीक है ना, औरंगजेब की दक्षिण नीति का मूलाधार बीजापुर और गोलकुंडा का अस्तित्व समाप्त कर मराठों की महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण करना था। औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ धन के वित्त पोषण के लिए बंगाल में राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया। अब क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें बोला गया कि
एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का पालन किया? तो किस विचारधारा का पालन किया, इसके बारे में जानते हैं हम। किस विचारधारा किसने पालन किया? तो ये विचारधारा थी हमारी इसकी, किसकी? अकबर की, इंपीरियल आइडियोलॉजी। नेक्स्ट पढ़ते हम, अकबर के शासनकाल की अधिकारियों या नियमावली और गजेटियर का नाम बताइए। तो क्या था इसके गजेटियर का नाम? आईने अकबरी। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई? अभी तो पढ़ के आए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? तो बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम जो था वो मोहम्मद मुअज्जम था। क्या नाम था? मोहम्मद मुअज्जम था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राय सिंह ने कठौली के युद्ध में, कौन से युद्ध है? कठौली के युद्ध में किसे पराजित किया? तो किसे पराजित किया? इब्राहिम मिर्जा को। राय सिंह राठौर 1574 ईस्वी में बीकानेर का राजा बना। इसने मुगल काल में सेवा भी की थी। राय सिंह ने 1573 ईस्वी में कठौली के युद्ध में गुजरात के शासक इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया था, जिसे अकबर ने प्रसन्न होकर के 4000 का मनसब दिया था। अकबर ने सिवाड़ागढ़ पर अधिकार करने के लिए राय सिंह को भेजा था और बाद में जहांगीर ने इसका मनसब 5000 कर दिया। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी? तो किसके नेतृत्व में मुगल मतलब जोधपुर सेना भेजी गई थी? ये हुसैन कुली खां के। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में शाही सेना जोधपुर पर चढ़ाई की व जोधपुर दुर्ग पर घेर डाला। राव चंद्रसेन विवश होकर के गढ़ का परित्याग कर दिया तथा महाराणा प्रताप की तरह जंगल जंगल भटकते रहे और भद्राजून चले गए। इस प्रकार अकबर ने जोधपुर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया था? तो कौन बन गया था? कौन सा स्थान प्रमुख बन गया था? शिवाना। और पढ़ ली इसके बारे में। अकबर से संघर्ष के पश्चात राव चंद्रसेन एक ऐसे शासक हुए जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन अकबर को मार्गदर्शन और परामर्श देता था? तो अभी तो हम पढ़ के आए, कौन थे? बैरम खां। ठीक है ना, बैरम खां ने इनका संरक्षण दिया था। तो यहाँ पर बैरम खां थे। ठीक है ना, यहाँ पढ़ लीजिए। संरक्षक, खान खाना, याद, वफादार जैसी उपाधियों से नवाजा गया। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से या इनमें से किस मुगल सम्राट ने कृषि की स्थापना की जिससे साम्राज्यों की सामूहिक संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई? तो किसने की थी? अकबर ने। ठीक है ना। अकबर की भूराजस्व संबंधी सुधारों के विशेष महत्व है उनके भूमि संबंधी सुधार मौलिक नाते, क्योंकि उन्हें सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश कराई तथा उपज का 1/3 भाग भूराजस्व सुनिश्चित किया। अकबर जब दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुआ तब उसने शेरशाह की भूराजस्व संबंधी सुधारों को पुनर्जीवित किया और उसको विकसित रूप दिया। गुजरात विजय के बाद अकबर भूराजस्व में स्वयं रुचि लेने लगा था। उसने भूमि व्यवस्था सुधार के लिए बहुत दीवान नियुक्त किए, लेकिन बाद में तोडरमल की भूमि सुधार व्यवस्था से काफ़ी उन्नति हुई। सिकंदर लोदी के समय के गज को अपनाया, जो 3600 वर्ग गज का 1 बीघा निश्चित किया। अकबर के समय जागीर जो थी वो भूमि को कम करके, जागीर भूमि जो थी उसको कम करके खालसा भूमि में का निश्चय किया गया, जिसके कारण राजस्व निर्धारण का एक बहुत बड़ा हिस्सा खालसा भूमि में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं। इनमें से किस मुगल सम्राट ने तीर्थ कर को पुनर्जीवित किया? मतलब खत्म करके फिर जो है पुनर्जीवित किया है। तो कौन था ये? औरंगजेब। तो आज जो है इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। इससे पहले की वीडियो अगर आपको देखना है तो आप जाइए, वो वीडियो नंबर 2 होगी। और आप इसी तरह अगर आप किसी को भी जो है मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। और अगर मुझसे कोई भी गलती होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।